हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लेसन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं रिस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले बात करें कि लास्ट लेसन में हमने देखा था डाइजेशन के बारे में, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे थे ताकि वो सेल में जाके एब्जॉर्ब हो जाए। अब सेल में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या प्रोसेस होगा ताकि हमें एनर्जी मिले, तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्पिरेशन बेसिकली। तो ये जो प्रोसेस है रिस्पिरेशन का, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो हम इस टाइप के रिस्पिरेशन को बोलेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन। और ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलेंगे एन एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक। और ये एनारोबिक रिस्पिरेशन इज़ जनरली सीन इन ईस्ट। ये वाला जो प्रोसेस है आपका ईस्ट के अंदर मिलता है। अब बात करते हैं उसके बाद। तो अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग पाथवे भले यूज़ करें, लेकिन एक कॉमन पाथवे होता है, दैट इज़ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरोवेट। तो सभी ऑर्गेनिज्म का जो है पाथवे अलग अलग होता है, लेकिन एक पाथवे कॉमन होता है। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो सबका कॉमन होता है, दैट इज़ ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज का टूटना किसके अंदर? पायरोवेट के अंदर। पायरोवेट के अंदर। ठीक है, तो ये जो है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इससे ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इधर हो गई फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और ये जो ब्रेकडाउन आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में मैंने बताया कि फर्मेंटेशन के दौरान ईस्ट के अंदर देखा जाता है। अब बात करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर आपका पायरोवेट के बाद क्या होगा, ये तो मैंने बता दिया कि ग्लूकोज से पायरोवेट टूटना है, आइदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो ना हो, कुछ से उससे मतलब नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है ईस्ट के अंदर, जनरली इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में जाके टूटेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में जाके टूटेगा। और बात करते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी वहाँ पे कम है, तो जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो ऑक्सीजन का अवेबिलिटी वहाँ पे कम हो जाता है, आपको मोर एंड मोर ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो उस केस में क्या करता है, आपका मसल जो है एनएरोबिकली रिस्पायर करने लगता है, जिसके वजह से फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का। तो उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इसी की वजह से आपको मसल क्रैम्प्स हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं एनर्जी जो निकला आपका। ठीक है, एटीपी की अगर हम बात करें तो एनर्जी जो आपका निकला, ठीक है, वो किस फॉर्म में निकला? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, हम सॉरी, जो एनर्जी आपका निकला, ठीक है, वहाँ से जो रिएक्शन हुआ, उसके बाद क्या होगा कि ये एटीपी का सिंथेसिस करने लगता है। जो एनर्जी निकला वो एनर्जी एटीपी का सिंथेसिस करता है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो एटीपी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि आपका जो एटीपी है वो आपका सेलुलर प्रोसेस का, सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको जो एनर्जी मिलेगा वो एटीपी के फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग एफिशिएंसी है कि कैसे वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से डिराइव करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ़िश की अगर हम बात करें तो वो लोग क्या करते हैं कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन को, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होते हैं उनसे वो ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, बात करें कुछ ऑर्गेनिज्म की तो वो जो है सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से आपका करते हैं। डिफ्यूज़न तो आपको पता ही होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं होता है। तो दे हैव अ डेवलप्ड सिस्टम कॉल्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम। उनके पास एक डेवलप सिस्टम दिया गया है जिसको कहते हैं हम रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये है क्या, सबसे पहले ये नेज़ल कैविटी से स्टार्ट होता है। देखिए, आपका नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, जिसको नॉस्ट्रिल्स भी बोलते हैं। सॉरी, स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो नॉस्ट्रिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका लैरिंग्स आता है, ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है, सी शेप्ड। उसके बाद आपका लंग्स आता है। लंग्स के अंदर आपका एल्वुलाई में जाके पाउच लाइक स्ट्रक्चर खुलता है, उसको कहते हैं हम एल्वुलाई। ठीक है, ये बात ठीक है।
अब क्या हुआ, जो एल्वेलाई है उसके अंदर मेन डिफ्यूज़न होता है। अब क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो पंप होकर हार्ट से आएगा लंग्स के पास, और लंग्स जो ब्लड आया उसके अंदर होते हैं आरबीसी। क्या होते हैं, लंग्स के अंदर होते हैं, सॉरी आई एम सॉरी, आरबीसी जो है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, एचबीसी लिख दे रहा हूँ, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है आपका कैरी करता है क्या, ऑक्सीजन। तो ये लंग्स के पास ब्लड सेल आते हैं, आरबीसी आते हैं, और आके ये ऑक्सीजन ले जाते हैं, और ये ऑक्सीजन ले जाके बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर देते हैं। बीपी मतलब बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर देते हैं। आई होप आई एम क्लियर फ्रॉम दिस अप टू दिस। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अमेजिंग पॉइंट्स की। तो इसमें देखिए, आपको पता शायद ना हो ये चीज़ कि एल्वुलर जो सरफेस है, एल्वुलाई का जो वॉल है, उसको सरफेस को अगर हम खोल के छोड़ दें तो वो करीब एरिया लेती है 80 मीटर स्क्वायर का, 80 मीटर स्क्वायर का, जो कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। अब बात सोचो आप सोचोगे कि हमारे अंदर डिफ्यूज़न क्यों नहीं होता। अगर हमारे अंदर डिफ्यूज़न होने लगा तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स है हमारे लंग्स से हमारे टो तक पहुंचने के लिए 3 साल का वक्त लगा देगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा, इतना देर में तो हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक गिफ्ट आप कह सकते हो नेचर के थ्रू, जो हमारे अंदर डिफ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में कुछ डाउट है तो वो पूछो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।